आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि एल्यूटेरिया मैगजीन का राष्ट्रीय घटनाक्रम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये 2 वीडियो में आएंगे। पहले वीडियो में अगस्त 2024 से जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स आएंगे और दूसरे वीडियो में दिसंबर 2023 से सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 का 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 66 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। सेकंड, हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीश के ईवी चिनैया 2004 मामले को रद्द करते हुए SC/ST वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्यों को उप वर्गीकरण की अनुमति दी। पूर्व में ईवी चिनैया के 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने कहा था कि SC/ST के समान समूह वर्ग है, एक समान समूह वर्ग है और इनका उप वर्गीकरण नहीं हो सकता है। हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने के भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि NMSC को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया, जिसकी थीम थी विकसित भारत @2047। यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? तो हिम उन्नति योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगस्त 2024 में गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू हो गई है। हाल ही में असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अगस्त 2024 में भारत की नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई। इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरधर अरमानी तथा वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुमान चीन द्वारा की गई। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई थी। तीन जगह गई हुई थी। कहाँ पे? तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते। कब? तो अगस्त में हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लिस्ते की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। फिजी की राजधानी कौन सी है? सुआ है और तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नगदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। रत्नागिरी में क्या है? जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय MEA और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई है। अगस्त 2024 में नेशनल बैंक द्वारा दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई। इन 103 वीरता पुरस्कार में 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 सेना पदक यानी कि वीरता के लिए, 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 वायु सेना मेडल शामिल हैं।
अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024 जारी किया गया है। इस वर्ष देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को, इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को, रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान IISc बेंगलुरु को। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल यानी कि नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, काजूवेली पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है तथा तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश की घोषणा की गई है। भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री किया गया। नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य IT, विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया तथा केंद्र संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुल्लू नुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया। कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुल्लू नुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया। CBSE ने छात्रों के परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत की। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश की यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू हुई, किसके द्वारा शुरू की गई, तो झारखंड सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च। उपस्थिति पोर्टल भी और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दोनों जो है झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। उपस्थिति पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसके तहत भारत के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दे दी। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदने की घोषणा की। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन आरण्यक ने SBI फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया। यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस ATM शुरू किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल को लॉन्च किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSME के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत 2000 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की
भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्मों कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी को भी लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस अभियान को K2K यानी कि कंचनजंगा से किलिमंजारो नाम दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं जुलाई माह का राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महान नेता एवं सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने MA पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने की घोषणा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। सीमा पर खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में सहयोग करेंगे। बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात की घोषणा की है। साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS तथा अन्य पिछड़े वर्ग OBC की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की, जिसका नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस योजना को 2025 से 2027, 2027 से 2030 तथा 2030 से 2033 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषदों का गठन किया। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदू, बौद्ध एवं जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। 7 जुलाई 2024 से उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया।
IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया, जिसमें देश भर के कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स को लॉन्च किया। भारतीय सरकार ने नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण आदि संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू की है। साथ ही मानस यानी कि मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से ईमेल सेवा भी शुरू की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों की डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत 444 दिनों की स्कीम पर एफडी करने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। गुजरात की भावनगर जिले का पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से 350 वर्षों बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस लाया गया, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था। इसे महाराष्ट्र के सतारा में म्यूजियम में रखा जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई। इसके केंद्र में दुनिया भर के शोधकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे तथा महामारी की तैयारी तथा उससे निपटने में सहायता करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया। ICICI लैम्बार्ड ने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, फिर सरकार ने इसे वापस ले लिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, एवं जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है। साथ ही अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग थाने बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी 12 मिनट में तय की जाएगी। असम सरकार ने लैंगिक असमानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया। नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया। यह संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र होगा, जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। मेघालय सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो स्थानीय फिल्म निर्माताओं एवं संगीतकारों के प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के आसपास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया गया।
कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई। इसके तहत युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करना है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिकुन ला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ किया। 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस वर्ष इसका थीम विकसित भारत @2047 है। 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। सितंबर 2024 में भारत में पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरेलिया का आयोजन किया गया, एक संगीत कार्यक्रम है। केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाले ब्रांड इंद्रिया को लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ग्रिट की स्थापना की घोषणा की। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अध्यक्ष अजय बंगा। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने का अभियान है। 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉक में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। गुजरात सीएमओ को ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। इसका विषय क्या है तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य कौन थे तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। वर्तमान सदस्य कितने हैं? 10 हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो द्वारा झारखंड के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहले CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया है।
यह वाहन पेट्रोल तथा सीएनजी दोनों पर चल सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 35 वन प्रभागों का चयन किया गया है। विश्व धरोहर समिति की बैठक के आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। परियोजना परी का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि भारत 21-31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान यानी कि वैश्विक स्तर पर के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। इसमें नई दिल्ली को 165वें स्थान पर रखा गया है। मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया है। शीर्ष 3 महंगे शहर कौन कौन है? तो हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए। अब ट्विटर का नाम क्या है? एक्स है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया जाएगा। अब शुरू करते हैं जून 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियां लगाई जाएंगी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को शामिल करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया। यह 1 साल से भी कम समय में एक छोटे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति $111 बिलियन है तथा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से उनका स्थान 11वां है। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार। उद्देश्य जांच के दौरान खतरों का सामना कर रहे गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना तथा न्याय प्रक्रिया को तीव्र बनाना। रिलायंस इंडस्ट्री जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कार्य शुरू करेगी। अडानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए आईसीसी बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर में इतिहास में पहली बार नोटा को 2.18 लाख वोट मिले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया और इसे अपने भंडार में शामिल किया है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। तमिलनाडु से चोरी हुई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस लौटाया जाएगा। मिशन निश्चय पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा इसे रोकना।
हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है, जो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी। इसके तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ड्राइवर को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा एक ही स्थान पर स्थापित की गई है। वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के वास्तुकला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की। आईआईटी धारवाड़ ने आग बुझाने में अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थ यात्रा खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। उड़ीसा में रज महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की यानी कि 27 वर्ष की आदिवासी महिला सांसद बन गई है। बंगलुरु के बनेरू घट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू की गई। असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर सौर पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.5 मेगावाट है। पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व वाली स्टार्टअप ऑफ इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने ड्रोन तकनीकों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरी एवं शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानूनों को रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया। भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान के चेक इन के लिए भारत का पहला सेल्फी सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरा करने में सक्षम होंगे। सड़कों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया। गिल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। इसकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में कैग की भूमिका और महत्व को उजागर किया गया है। 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। यह ओलंपियाड स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित था। सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन आमरस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय सेना ने दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की। इसके तहत सशस्त्र बलों एवं उनके परिवारों को गंभीर रूप से जलने की चोटों तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों का उपचार किया जाएगा। असम सरकार ने राज्य के बच्चों के लिए बाढ़ राहत शिविरों में स्कूल इन ए बॉक्स पहल की शुरुआत लॉन्च की है। इसके तहत बाढ़ राहत शिविरों को शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं से युक्त एक किट प्रदान किया जाएगा, जो बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने तथा नदी जल की गुणवत्ता की वास्तविक निगरानी के लिए ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। 25 जून से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में
नई दिल्ली में 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। आईएसओ परिषद ने 2024 में संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी थी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू। उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की। उसका उद्देश्य भारी बारिश और जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों की तैयारियों में वृद्धि करना है। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह कंपनी अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश कर सकती है। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में खालूबर युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वन वीक वन थीम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। संज्ञान ऐप, यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है? तो आरपीएफ कर्मियों को 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। 26 से 28 जून 2024 तक केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहले अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। लंदन की इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने उड़ीसा के श्रीसी यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में फैले पीस टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत की। सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया है। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को $227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 शीर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड विराट कोहली हो जाएंगे $227.9 मिलियन, रणबीर सिंह $203.1 मिलियन, शाहरुख खान $120.7 मिलियन। 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया। हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान मिला है। स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी गई। 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रही यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजपूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय 2010 के माध्यम से की गई थी। जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। यह 2 दिवसीय उत्सव गुरु पद्म संभव के जन्म का उत्सव होता है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोरे को मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए UNCCD द्वारा भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो नामित किया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर UNCCD द्वारा जर्मनी के बॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति रॉय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के सहयोग से किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया। यह सेवा 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो हवाई मार्गों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो जून 2023 से मई 2024 के अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व भारत के जयपुर, मलप्पुरम तथा मैसूर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। जून 2024 में लद्दाख को उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। क्या है उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्य? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022-27 के मध्य लागू किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों में से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर तथा सशक्त बनाना जिन्होंने उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी कि FTL-TTP भारत सरकार की एक पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर घोषित किया गया है। अक्टूबर 2024 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क को साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ था। 500 से ज्यादा पुस्तकालय वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक ST वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियों का आधार रहा है। राजस्थान के कोटा से सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। विपक्षी दलों के द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम डॉक्टर बलराम जाखड़। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2025 के लिए 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया। केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षाओं और पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया में तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्य प्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट UGC परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया है।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। हाल ही में तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली यह पहली विदेशी नेता है। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरुआत की गई। जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण तथा विलय की शक्ति संसद के पास है। हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी यानी कि असम के गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन बना था। हाल ही में रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल पर प्रथम ट्रायल रन सफल रहा। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर के इस सफर में कुल 1.5 घंटे लगेंगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल यानी कि 1.3 किलोमीटर लंबा चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। वैश्विक सूचना प्रसारक एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गया है। जून 2024 में असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2 जून 2024 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर तेलंगाना की राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाने का प्रावधान था। हाल ही में मध्य प्रदेश के बीजापुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गिल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पहली महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 खंड 1 के तहत लगाया गया है। हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पदचिन्ह में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार इस सलेम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के तहत 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। 30 से 31 मई 2024 को रांची, झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन ICONS 2024 का उद्देश्य नवोन्मेषी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत 46 विश्वविद्यालयों के साथ विश्व स्तर पर 7वें तथा एशिया में तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ। भारत का IIT बॉम्बे को 118वां स्थान दिया गया, जो भारत में शीर्ष पर है। शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 118वां स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 105वां स्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 211वां स्थान। जून
जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में यूनेस्को के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएंगे अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई तथा न्यू दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुई बूचे। हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा साझेदारी की गई है। इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के मराभेटा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। आईआईएम शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला तथा एकमात्र आईआईएम है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क में। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के कैप कनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर उड़ान भरी। जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने 2 बड़े एयरलाइन एयर इंडिया तथा विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बन गई है। हाल ही में विशाखापत्तनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बंदरगाह कौन कौन है? तो वो जगह यांगसान बंदरगाह जो कि चाइना में है, सलाला बंदरगाह जो कि ओमान में है, खलीफा बंदरगाह जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा तो वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द फिर से अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।